नमस्कार मित्रों, त्रिनेत्र क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लास के अंदर अपने मृदा उर्वरता और उत्पादकता के बारे में पढ़ रहे थे, तो अपने मृदा उर्वरता क्या होती है उसके बारे में पढ़ लिया था। और मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले जो कौन कौन से कारक हैं उन कारकों के बारे में अपन पढ़ रहे थे। उन कारकों में जैसे कि मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले दो कारक होते हैं, एक होते हैं प्राकृतिक कारक, दूसरे होते हैं कृत्रिम कारक। तो अपने प्राकृतिक कारकों के अंदर तीन कारक पढ़ लिए थे। अब तीन कारक अपने कौन कौन से पढ़ लिए थे? अपने किसके अंदर? प्राकृतिक कारक। प्राकृतिक कारकों के अंदर अपने तीन कारक पढ़ लिए थे। एक पहला अपन ने पढ़ा था पैतृक पदार्थ। क्या पढ़ा था? पैतृक पदार्थ पढ़ा था अपन ने। उसके बाद में नंबर 2 पे अपन ने मृदा आयु पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? मृदा आयु। और नंबर 3 पे अपन ने पढ़ा था स्थलाकृति। क्या पढ़ा था अपन ने? स्थलाकृति के बारे में पढ़ा था। यानी ये जो तीन प्राकृतिक कारक है जो मृदा उर्वरता को प्रभावित करते, इनके बारे में अपन ने पिछली क्लास के अंदर पढ़ा था। तो एक बार मैं आपको थोड़ा रिवाइज करवा दूं कि मृदा उर्वरता होती क्या है ना। मृदा उर्वरता मृदा की वह क्षमता होती है जो पौधे की वृद्धि और विकास के लिए उसको आवश्यक माध्यम जैसे पोषक तत्व प्रदान करवाती है। इससे अपन मृदा उर्वरता कहते थे। और मृदा उर्वरता की प्रयोगशाला में क्या कर सकते हैं? जांच कर सकते हैं। यानी इसके अंदर कोई पोषक तत्व कितना है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की कितनी मात्रा है, कितनी कमी है, खेत के अंदर कितना किसान को डालना है, सारी चीजों का अपन क्या जांच करवा सकते हैं। और एक मैंने आपको नोट बताया था कि सभी उर्वर मृदा उत्पादक हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, लेकिन सभी उत्पादक मृदा कैसी होती है? उर्वर होती है। और उसके बाद में अपने प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें अपने पैतृक पदार्थ देखे। पैतृक पदार्थ क्या होते हैं? वे पदार्थ जिससे मृदा का क्या होता है? निर्माण होता है। अब जैसे ही पदार्थ यानी मृदा के पैतृक पदार्थ होते हैं चट्टान। अब जैसी चट्टान होगी, चट्टान में खनिज पदार्थ की मात्रा अधिक होगी तो मृदा भी कैसी होगी? अधिक उपजाऊ होगी। यदि किसी चट्टान में खनिज पदार्थ की मात्रा कम होगी तो मृदा भी कैसी होगी? कम उपजाऊ होगी। उसके बाद नंबर 2 पे अपन देखा मृदा आयु। जैसे जैसे मृदा की आयु बढ़ती है वैसे वैसे उसमें पोषक तत्वों की क्या होती है? कमी होती है, जिससे मृदा की उर्वरता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अपने जलोढ़ मृदा के बारे में देखा कि जलोढ़ मृदा दो प्रकार की, एक तो नवीनतम जलोढ़, एक होती है पुरानी जलोढ़। जो नवीनतम जलोढ़ थी उसे अपने कहा था खादर, और जो पुरानी जलोढ़ उसे अपने क्या कहा था? बांगर कहा था। उसके बाद में अपन ने देखा था स्थलाकृति। तो अपन ने देखा था कि जो ऊंचाई वाली जो भूमि होती है वहां से तो बारिश के टाइम पानी बह के नीचे आता है, तो उसके साथ में वो क्या पानी बहता हुआ पानी अपने साथ में पोषक तत्वों को लेके आता है, जिससे जो ऊंचाई वाली मृदा होती है उनकी उर्वरता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और वो जो उर्वरक जो पोषक तत्व बहकर नीचे आ रहे थे वो नीचे वाली मृदा में आके जमा हो जाते हैं, इसलिए नीचे वाली मृदाओं की उर्वरता क्या होती है? अधिक होती है। इसके बारे में अपने पढ़ा था। उसके बाद में जो चौथा अपना जो कारक है वो है अपना जलवायु। प्रभावित करने वाला चौथा कारक कौन सा है? जलवायु। मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले प्राकृतिक कारकों में चौथा कारक कौन सा है? जलवायु। कि जलवायु मृदा उर्वरता को कैसे प्रभावित करता है। अब जलवायु के अंदर अपन बात करें, जलवायु के अंदर क्या क्या आता है, तो जलवायु के अंदर सबसे पहले अपन बात करेंगे वर्षा की, कि वर्षा मृदा उर्वरता को कैसे प्रभावित करती है। वर्षा यानी रेन जिसको अपन कहते हैं ना, कि ये मृदा उर्वरता को कैसे प्रभावित करती है। अब देखो बारिश अलग अलग प्रकार की होती है। अलग अलग प्रकार कैसे? जैसे आपने पढ़ा होगा, एक तो होती है अल्पवृष्टि, एक होती है अनावृष्टि, एक होती है अतिवृष्टि, एक होती है ओलावृष्टि, एक होती है असमय वृष्टि। तो यहाँ पर अपन बात करेंगे बारिश की। तो बारिश का मतलब यदि मान लो बारिश दो प्रकार से हो सकती है, या तो बारिश क्या हो सकती है? अधिक हो सकती है। और यदि मान लो बारिश क्या हो गई? कम हो गई, तब आपको क्या देखने को मिलेगा? ध्यान रखना। मान लो यदि बारिश क्या हो गई? अधिक, तो बारिश यदि अधिक हो गई तो उसमें क्या होंगे? जो पोषक तत्व है, ये जो पोषक तत्व जल के साथ, पोषक तत्व जल के साथ बहकर चले जाते हैं, जल के साथ बहकर चले जाते हैं। अब जब पोषक तत्व जल के साथ बहकर चले जाएंगे तो इसका मतलब यह है कि जो मृदा की उर्वरता है, मृदा उर्वरता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यानी उस मृदा में अब पोषक तत्व कम हो जाएंगे, क्योंकि यदि बारिश ज्यादा होती है तो पानी क्या होगा? ऊपर से बह के चला जाएगा। इसलिए आपको देखा होगा जल शरण के अंदर अलग अलग प्रावस्था होती है। उसमें तो सबसे किसानों के लिए जो सबसे हानिकारक प्रावस्था होती है उसे अपन कहते हैं परत शरण।
तो जब क्या होगी, जब बारिश अधिक होगा तो पानी अधिक होगा, जब पानी अधिक होगा तो उसके साथ पोषक तत्व बहकर क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे, जिससे मृदा की उर्वरता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब दूसरा कि मान लो यदि बारिश क्या हो गई, कम हो गई, तो बारिश कम होगी तो क्या होगी कि जिन क्षेत्रों में बारिश कम होती है उन क्षेत्रों को अपन क्या कहते हैं, शुष्क क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, शुष्क क्षेत्र कहते हैं। और शुष्क क्षेत्रों के अंदर ध्यान रहे, शुष्क क्षेत्रों की जो मृदा होती है वो मृदा कैसी हो जाती है, तो मृदा कैसी हो जाएगी, लवणीय एवं कैसी हो जाएगी, क्षारीय मृदा। कैसी मृदा हो जाएगी, लवणीय एवं क्षारीय मृदा हो जाएगी। तो जब लवणीय और क्षारीय हो गई तो भी जो मृदा की जो उर्वरता है वो उर्वरता क्या हो जाएगी, उर्वरता कम। क्या क्लियर है? यानी बारिश कम हुई तो भी नुकसान है, बारिश अधिक हुई तो भी नुकसान है। अब इसलिए आपको एक पॉइंट याद करा देता हूं कि ऐसे क्षेत्र जहां पर बारिश अधिक होती है, जो वहां की मृदा होती है, वहां की मृदा कैसी होती है, वहां की मृदा अम्लीय होती है। कैसी होती है, अम्लीय। और जिन क्षेत्रों में बारिश कम होती है वहां की मृदा कैसी होती है, लवणीय और क्षारीय होती है। इसलिए राजस्थान में जो अधिकतर मृदा होती है वो कैसी है, लवणीय क्षारीय मृदा है। और पूरे भारत में बात करें तो भारत में अधिकतर मृदा कौन सी है, अम्लीय मृदा है, क्योंकि भारत ऑल ओवर भारत में बारिश ज्यादा है, राजस्थान में बारिश क्या होती है, कम होती है। तो पहला आपने किसके बारे में देखा, पहला आपने देखा इसके बारे में, जलवायु के अंदर वर्षा के बारे में। नंबर 2 पे अपन जलवायु के अंदर बात करें तो नंबर 2 पे अपन बात करते हैं तापमान की। तापमान मृदा उर्वरता को कैसे प्रभावित करता है। अब देखो तापमान कैसे प्रभावित करता है इसके बारे में अपन देखें। यदि मान लो तापमान क्या हो गया, अधिक हो गया, तापमान क्या हो गया, अधिक। जब तापमान अधिक होता है तो तापमान क्या होगा, एक बार लिख लेते हैं, तापमान क्या हो गया, अधिक। तापमान के अधिक होने से मृदा में उपस्थित जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, मृदा में उपस्थित जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं, जल जाते हैं। क्या हो जाते हैं, जल जाते हैं। और मृदा में कार्बनिक पदार्थ के जल गए तो इसका मतलब मृदा की जो उर्वरता है वो मृदा की उर्वरता क्या हो जाएगी, उर्वरता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या क्लियर है? आपको समझ में आ रहा है कि जलवायु कैसे प्रभावित करता है। जलवायु के अंदर अपन ने क्या देखा, तो जलवायु के अंदर अपन ने देखा कि जलवायु के अंदर देखा कि वर्षा कैसे प्रभावित करती है और उसके बाद में तापमान कैसे प्रभावित करता है। नंबर 3 पे अपन बात करें, नंबर सी पॉइंट ले अपन, तो सी के अंदर अपन बात करें यहां पर हवा की, हवा कैसे प्रभावित करती है, एयर कैसे प्रभावित करती है। अब आपको पता है जब बारिश तेज होती है, तेज हवा चलती है तो मृदा का क्या होता है, कटाव होता है। जब मृदा का कटाव होगा यानी मृदा एक स्थान से उड़कर कहां जाएगी, दूसरे स्थान पर जाएगी, इसे अपन मृदा क्षरण कहते हैं। तो अपने साथ किसको लेके जाएगी, पोषक तत्वों को भी लेके जाएगी। यानी मृदा की जो ऊपरी उपजाऊ परत होती है वो क्या हो जाएगी, चली जाएगी, जिससे क्या होगी, मृदा उर्वरता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जिसमें अपन क्या लिख सकते हैं, तेज हवा चलने पर, तेज हवा चलने पर मृदा का कटाव अधिक होता है, मृदा का कटाव अधिक होता है, जिससे वायु, या अपन लिख सकते हैं जिससे हवा के साथ, जिससे हवा के साथ मृदा की ऊपरी उपजाऊ परत चली जाती है, जिससे मृदा उर्वरता कम हो जाती है, जिससे मृदा उर्वरता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अपन ने 3 कारकों के बारे में देखा। इसके कितने कारकों के बारे में, 3 कारकों के बारे में देखा। एक तो कौन सा था, जलवायु, कौन सा था, जलवायु में 3 कारक देखे, एक तो अपना वर्षा, एक तापमान और एक हवा। तो ये मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक था, कारक नंबर 4। अगले कारक की बात करें, एक बार आप सारे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो स्क्रीनशॉट इसका।
नेक्स्ट अपन बात करें नंबर 5 पे, तो नंबर 5 पे है मृदा प्रोफाइल की गहराई। कौन सा है? मृदा प्रोफाइल की गहराई। कौन सा है? मृदा प्रोफाइल की, मृदा प्रोफाइल की गहराई। कौन सा है? मृदा प्रोफाइल की गहराई। अब सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि मृदा प्रोफाइल क्या होती है ना। मृदा के ऊर्ध्वाधर काट को अपन क्या कहते हैं? जो देखो, मृदा को जब आप ऊर्ध्वाधर काटते हो, यानी आप ऐसे वर्टिकल काटते हो, सीधा यूं खड़ा काटते हो, जब मृदा को आपने यूं खड़ा काट दिया तो मृदा के अंदर विभिन्न प्रकार की क्या दिखाई देती है? परतें दिखाई देती है। ये जो विभिन्न प्रकार की परतें होती है, इन परतों को अपन क्या कहते हैं? इन परतों को अपन कहते हैं संस्तर। क्या कहते हैं? संस्तर, जैसे कहते हैं हॉरिजॉन। तो मृदा को ऊर्ध्वाधर काटने पर जो विभिन्न प्रकार की परतें दिखाई देती है, इन्हें अपन कहते हैं संस्तर। और जब ये सारे संस्तर मिल जाते हैं, इसे अपन क्या कहते हैं? मृदा प्रोफाइल कहते हैं। तो मृदा प्रोफाइल की गहराई कैसे प्रभावित करती है, इसके बारे में अपने को देखना है। तो मृदा प्रोफाइल की गहराई का मतलब ये होता है, जैसे कि मैं आपके सामने दो प्रकार की मृदाएं ले रही है ना। एक तो ये जिसको, जो यहाँ पर जैसे नीचे क्या होती है? चट्टान होती है। और एक मैं इस प्रकार की ले रहा हूं जिसमें चट्टाने यहां तक है। यानी एक मृदा ऐसी जिसकी गहराई क्या है? कम है, और एक मृदा ऐसी जिसकी गहराई क्या है? अधिक है। अब देखो, जिस मृदा के अंदर मृदा प्रोफाइल की गहराई अधिक होती है, उसके अंदर क्या होगा? उसके अंदर पौधे की जड़ें बहुत अंदर तक जाएगी। जब जड़ें अंदर तक जाएगी तो वहां से क्या लेके आएगी? पोषक तत्व अधिक लेके आएगी। जब पोषक तत्व पौधों को अधिक मिलेंगे तो मृदा, उससे अपन क्या कहेंगे? उसमें क्या होगी? मृदा की उर्वरता क्या होगी? अधिक होगी। और जो मृदा कैसी होती है? उथली मृदा होती है, उनकी उर्वरता क्या होती है? कम होती है। तो अपन बात करें इसके बारे में, तो मृदा और मृदा प्रोफाइल की गहराई की बात करें तो मृदा प्रोफाइल गहराई के अंदर जैसे बात करो, एक तो होती है कौन सी? गहरी मृदा। तो गहरी मृदा की उर्वरता अधिक होती है किससे? उथली मृदा से। किसी मृदा से? उथली मृदा। इसकी जो उर्वरता होगी, वो उर्वरता क्या होगी? इसकी उर्वरता अधिक होगी। और इसकी जो उर्वरता होगी, वो उर्वरता क्या होगी? इसकी उर्वरता हो जाएगी कम। क्यों? तो ये अधिक उर्वर क्यों होती है? पौधे की जड़ें अधिक गहराई तक जाकर पोषक तत्व ग्रहण कर सकती है। क्या कर सकती है? अधिक गहराई तक जाकर क्या कर सकती है? पोषक तत्व क्या कर सकती है? ग्रहण कर सकती है। जिससे क्या होगी? मृदा की उर्वरता क्या हो सकती है? बढ़ सकती है। क्या क्लियर है? तो ये कौन सा कारक हो गया? मृदा प्रोफाइल की गहराई। कौन सा हो गया? मृदा प्रोफाइल की गहराई। नेक्स्ट अपन बात करें, नेक्स्ट नंबर 6 पे जो कारक है उसका नाम है मृदा की भौतिक दशा। मृदा की भौतिक दशा। कि मृदा की भौतिक दशा कैसे प्रभावित करती है? तो पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि मृदा की भौतिक दशा होती क्या है। क्या पता होना चाहिए कि मृदा की भौतिक दशा क्या होती है? इसके बारे में अपने को देखना। यानी भौतिक दशा का मतलब मृदा में क्या क्या है। इसके अंदर अपन कुछ पॉइंट्स की बात करें, जैसे सबसे पहले अपन ने बात करी वायु संचार। इसकी बात करी वायु संचार। यानी वायु संचार का मतलब क्या है? उसमें तो हवाएं है, हवाओं का क्या होना चाहिए? आदान प्रदान होना चाहिए। उसके बाद में नंबर 2 पे, बी पे अपन बात करें, बी पॉइंट, जिसको अपन कहते हैं जल धारण क्षमता। कौन सी क्षमता? जल धारण क्षमता, जैसे इंग्लिश में कहते हैं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। क्लियर है? एक तो मृदा की भौतिक दशा में कौन सा हो गया? वायु हो गया। एक कौन सा हो गया? आपके जल धारण क्षमता हो गया। और उसके बाद नंबर सी की बात करें अपन, तो क्या हो जाएगी? सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता। सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता क्या हो जाएगी? सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता हो जाएगी। उसके बाद अपन यहां पर बात करें, उसके बाद नंबर डी पे अपन बात कर सकते हैं जल निकास। जल निकास अच्छा होना चाहिए।
देखो यदि किसी मृदा में वायु संचार अधिक होता है तो वहां पर कौन सी गैस, ऑक्सीजन गैस पौधों को भरपूर मात्रा में मिलेगी, जिससे जड़ें क्या करेगी, शोषण कर पाएगी, तो उनकी वृद्धि अच्छी होगी। जल धारण क्षमता, यानी किसी मृदा के अंदर जैसे कि मान लो आप पानी दे रहे हो, जब पानी अधिक समय तक उसके ऊपरी क्षेत्रों में रुक जाता है, संस्तरों में रुक जाता है, तो पौधों को, जड़ों को क्या होगा, पानी उपलब्ध आसानी से हो जाएगा। अदरवाइज क्या होगी, पानी की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। देखो दो प्रकार की मृदा है, एक तो आपके सामने काली मिट्टी है और एक आपके सामने कौन सी, रेतीली मिट्टी है, रेगिस्तान की मिट्टी है। दोनों के ऊपर जब आप पानी डालते हो तो जो काली मिट्टी होती है उसके अंदर पानी ऊपर कुछ समय तक भरा रहता है, काफी समय तक नीचे बहुत कम धीरे धीरे जाता है। लेकिन जो रेतीली मिट्टी होती है, रेगिस्तान की मिट्टी होती है, उसके ऊपर आप जितना पानी डालोगे पानी सीधा कहां जाएगा, अंदर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके जो रंध्रावकाश, उसके जो रंध्रावकाश बड़े होते हैं और काली मिट्टी के जो रंध्रावकाश होते हैं वो क्या होते हैं, छोटे होते हैं, जिसके कारण उसके जल धारण क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। तो जिन मृदाओं की जल धारण क्षमता अधिक होती है उन मृदाओं की उर्वरता भी क्या होती है, अधिक होती है। और अगले अपन यहाँ पे इसमें बात करें, कारक की बात करें तो वो हो जाएगी मृदा संरचना। क्या हो जाएगा, मृदा संरचना। सोइल की, मृदा की संरचना कैसी है, उसके बाद मृदा की संरचना के बारे में आ जाएंगे। उसके बाद में आपका आ जाएगा सॉइल टेक्सचर, मृदा गठन। मृदा गठन या अपन कहेंगे कणाकार भी कह सकते, मृदा कणाकार। क्या क्लियर है? ये जो आपके कारक ऐसे अपन क्या कहते हैं, मृदा की क्या कहते हैं, भौतिक दशा है। और जब ये भौतिक दशा अच्छी होती है तो पौधे की जो जड़ें होती है, पौधे की जड़ों का, पौधे की जड़ों का या जड़ों की वृद्धि व विकास कैसा होता है, आसानी से होता है। कैसा होता है, आसानी से होता है। क्या क्लियर है? यदि ये सब कुछ सही होगा तो मृदा की क्या होगी, क्या होगी, इनका जो विकास क्या होगा, आसानी से होगा इनके अंदर। और जब मृदा की भौतिक दशा है, किसकी बात करें अपन, कि मृदा की भौतिक दशा यदि अच्छी हुई, मृदा की भौतिक दशाएं, भौतिक दशाएं, मृदा की भौतिक दशाएं अच्छी हो तो उसकी उर्वरता भी क्या होती है, अधिक होती। क्या होती है, अधिक होती। क्लियर है? तो ये भी आपको बात ध्यान में रखनी है मृदा की भौतिक दशाओं में। एक बार पुनः समझा रहा हूँ, भौतिक दशाओं में कौन कौन से, वायु संचार, जब रंध्र सही होंगे, वायु संचार बढ़िया होगा, जड़ों का विकास भी क्या होगा, आसानी से होगा। जल धारण क्षमता, यानी पौधे, जो मृदा होती है जितने जितने अधिक समय तक पानी को अपने ऊपरी संस्था में रोक के रखेगी, उतना क्या होगा, पौधों को जल क्या होगा, आसानी से मिलेगा। उसके बाद सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता, यानी मृदा के अंदर विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जिनके कारण क्या होता है, मृदा के अंदर जो कार्बनिक पदार्थ वगैरह होते हैं उनका क्या होता है, अपघटन वगैरह क्या होता है, आसानी से होता है। यानी जो जटिल पदार्थ होते हैं उनको तोड़ करके कौन से सरल पदार्थों में बदले जाते हैं। अब सूक्ष्म जीवों के अंदर जैसे कि जीवाणु हो सकते हैं, कवक हो सकते हैं, एक्टिनोमाइसीट वगैरह हो सकते हैं। उसके बाद जल निकास, यदि किसी मृदा के अंदर जो अतिरिक्त जल है, एक्स्ट्रा जल होता है, उसको क्या करना, बाहर निकालने की क्या होनी चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए। उसके बाद मृदा संरचना, मृदा की संरचना क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। और मृदा गठन, तो ये कौन सा कारक है, मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक है, आपका कारक नंबर 6। अगले कारक की बात करें नंबर 7 पे, तो नंबर 7वां कारक है वो है आपका मृदा अपरदन। कौन सा है, मृदा अपरदन, सोइल इरोजन। अब ये सोइल इरोजन क्या होता है, मैं आपको जलवायु के अंदर बता चुका हूं कि जब तेज हवाएं चलती है, जिससे क्या होगा, मृदा का क्या होता है, कटाव होता है। और मृदा के कटाव होने के क्या होता है, जो मृदा की जो ऊपरी उपजाऊ परत होती है वो हवा के साथ या जल के साथ क्या होती, चली जाती है, जिससे मृदा की उर्वरता क्या होती है, कम होती है। तो यानी मृदा अपरदन का मतलब क्या होता है, तेज हवा या जल द्वारा, तेज हवा या जल द्वारा मृदा का कटाव होने से, कटाव होने से मृदा की ऊपरी उपजाऊ परत
चली जाती है जिससे मृदा उर्वरता कम जिससे मृदा उर्वरता कम होती है। अब देखो आपको यह पता होना चाहिए सबसे पहले मृदा अपरदन होता क्या है। तो मृदा अपरदन है वो क्या है, मृदा का एक जैसे कि मृदा है, अब मृदा का अपने स्थान से हटना, मृदा अपरदन किसे कहेंगे, मृदा का अपने स्थान से हटना। कैसे हटना, भौतिक रूप से, कैसे, भौतिक रूप से। जब मृदा का अपने स्थान से हटने का मतलब है कि मृदा यहां है और यहां की मृदा थोड़ी भी दूरी, दूसरी अपन क्या कहेंगे, मृदा अपरदन कहते हैं। क्या क्लियर है। तो ये जो आपके जो 7 कारक हैं, ये 7 कारक कौन से हैं, मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले प्राकृतिक कारक है। कौन कौन से कारक हैं, जैसे कि यहाँ पर अपन बात करें, सबसे पहले अपने किसकी बात की, पैतृक पदार्थ की, उसके बाद मृदा आयु की, उसके बाद मृदा स्थलाकृति की, उसके बाद जलवायु की, जलवायु में अपने वर्षा, तापमान, हवा के बारे में देखा, उसके बाद अपने मृदा प्रोफाइल की गहराई देखी कि मृदा प्रोफाइल की गहराई कैसे क्या प्रभावित करती है। उसके बाद अपने क्या देखा, मृदा की भौतिक दशा, कि मृदा की जो भौतिक दशा होती है वो कैसे क्या प्रभावित करती है, किसको, मृदा उर्वरता को। उसके बाद अपने क्या देखा, मृदा अपरदन, कि मृदा अपरदन से भी कैसे मृदा उर्वरता को प्रभावित होती है। उसके बाद अगले जो अपने कारक है, वो कारक जो नंबर 2 पे जो अपना कारक आएगा वो कौन से आएंगे, वो आएंगे कृत्रिम कारक। कौन से आएंगे, कृत्रिम कारक, आर्टिफिशियल फैक्टर्स। अब कृत्रिम कारक कौन कौन से होते हैं, तो आपको कल की क्लास में अपने बात की थी कृत्रिम कारकों के बारे में, जैसे कि अपने बात की जलाक्रांति, अपने बात की मृदा पीएच, अपने बात की फसल प्रणाली, अपने बात की खेत की जुताई का ढंग एवं समय, और अपने बात उसमें किसके बारे में देखा, अपने देखा उसके बारे में मृदा पर कार्बनिक पदार्थ की मात्रा। तो आज अपन एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला अपन जो पढ़ने जा रहे हैं वो है आपकी जलाक्रांति। कौन सा है, जलाक्रांति। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आया अंदर है। क्या क्या पूछा था कि निम्न में से कौन सा कारक मृदा, जैसे कि ऐसा आया था, मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाला कौन सा प्राकृतिक कारक नहीं है, तो उसके अंदर एक ऑप्शन करना था जलाक्रांति। तो जलाक्रांति कौन सा कारक है, कौन सा कृत्रिम कारक है। अब जलाक्रांति क्या होती है कि जब खेत में जल भर जाता है, जब खेत में जल भरने का मतलब क्या होता है, मिट्टी से भी ऊपर आ जाता है, तो उस स्थिति में क्या होती है कि मृदा के अंदर मृदा वायु की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, जिससे जड़ों को क्या नहीं मिल पाती, ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। और जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो उनमें श्वसन नहीं होगा और जिससे पौधे क्या हो जाएंगे, नीचे गिरने लग जाएंगे। इसे कहते हैं वाटर लॉगिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, वाटर क्या कहते हैं, वाटर लॉगिंग कहते हैं। अब देखो एक आता है वाटर लॉगिंग और एक होता है लोडिंग। क्या होता है, लोडिंग। ध्यान रखना दोनों अलग अलग है। जो लोडिंग होता है, जब किसी पोषक तत्व की अधिकता से जब पौधे गिरते हैं उसे लोडिंग कहते हैं, और जल की अधिकता से पौधे गिरते हैं उसे लॉगिंग कहते हैं। हमेशा जानना लॉगिंग और लोडिंग में। एक होता है वाटर लॉगिंग का मतलब क्या हो गया कि जल की अधिकता से पौधों का नीचे गिरना, वाटर लॉगिंग। और पोषक तत्वों की अधिकता से पौधों के तनों का नीचे गिरना, इसे कहते हैं लोडिंग। और ये मुख्यतः किसमें, नाइट्रोजन पोषक तत्व की जब अधिकता होती है तो उसमें क्या होते हैं, पौधे क्या होते हैं, नीचे गिरने लग जाते हैं, उसे कहते हैं लोडिंग। अपन बात कर रहे हैं मृदा उर्वरता की, इसलिए अपन वाटर लॉगिंग के बारे में बात करें। तो वाटर लॉगिंग क्या हो जाएगी कि मृदा में अधिक जल भराव से, मृदा में अधिक जल भराव से मृदा में अधिक जल भराव से मृदा वायु का मतलब है सीधी सीधी बात है किसकी, ऑक्सीजन की बात हो रही है ना, ऑक्सीजन। मृदा वायु की कमी हो जाती है, मृदा वायु की कमी हो जाती है, जिससे मृदा वायु की कमी हो जाती है, जिससे
पौधों की जड़ों में कौन सी क्रिया, श्वसन की क्रिया, श्वसन की क्रिया प्रभावित होती है। श्वसन की क्रिया क्या होती है, प्रभावित होती है एवं पौधे कमजोर पड़कर एवं पौधे कमजोर पड़ जाते हैं, एवं पौधे कमजोर पड़ जाते हैं। अपन लिख सकते हैं एवं पौधे कमजोर पड़कर, एवं पौधे कमजोर पड़कर पड़कर नीचे गिरने लगते हैं, नीचे गिरने लगते हैं। इसे जलाक्रांति कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, जलाक्रांति कहते हैं। तो जलाक्रांति किसे कहते हैं समझ में आ गया क्या, यानी जल की अधिकता से पौधों का क्या करना, नीचे गिरना, जिसे अपन कहते हैं वाटर लॉगिंग या जलाक्रांति। क्लियर है। तो जलाक्रांति कैसे क्या प्रभावित करती है, जब मृदा के अंदर मृदा वायु नहीं होगी तो पोषक तत्वों जो जड़ें काम नहीं कर पाएंगे तो वो पोषक तत्व ग्रहण नहीं कर पाती है। क्लियर है। और अगला जो कृत्रिम कारक है उस कारक के अंदर अपन बात करें तो वो नंबर 2 पे कारक है जिसको अपन कहते हैं मृदा पीएच। कौन सा है, मृदा पीएच, सॉइल पीएच। कि पीएच कैसे, पीएच मान कैसे प्रभावित करता है कैसे नहीं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पीएच होता क्या है। देखो पीएच इसके पीएच मान एक क्या पैमाना है जिसे अपन किसी पदार्थ की प्रकृति के बारे में बता सकते हैं। कोई पदार्थ कितना अम्लीय है, कितना क्षारीय है, कितना लवणीय है या फिर उदासीन है। क्लियर है। और जो पीएच है वो जो पीएच स्केल है, और पीएच स्केल के बारे में यदि बात करें तो पीएच